नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यानी कि जीएस का पेपर 3 जो है यहाँ यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक क्या है? न्यू पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर गाइडलाइंस आया है आरबीआई के द्वारा, एक नया गाइडलाइंस आया इस संबंध में, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सीमा पार भुगतान का विनियमन, यानी कि वह भुगतान जो सीमा पार होगा, यानी कि सीमा पार कहने का मतलब है एक देश से दूसरे देश में होगा। ठीक है, भुगतान एक देश से दूसरे देश हो रहा है, यानी कि जो पेयर है, जो पेमेंट करेगा और जो रिसीव करेगा वो दोनों डिफरेंट कंट्रीज का होगा। तो इस तरह का जो पेमेंट होगा उसके रेगुलेशन को लेकर के आरबीआई ने एक नया गाइडलाइंस दिया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसका फायदा क्या होगा इस चीज को भी हम देखेंगे। पेमेंट गेटवे क्या होता है इस चीज को भी हम समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों बना हुआ है। क्रॉस बॉर्डर नॉर्म्स ब्रिंग ई पे कंपनीज डायरेक्टली अंडर आरबीआई वॉच। तो आरबीआई जो है इस पर सीधे सीधे अब नजर रखने वाली है और इसको कहा गया है पीएसीबी, इसको कहा जाता है पीएसीबी, यानी कि जहां जहां मैं पीएसीबी की चर्चा करूंगा, पीएसीबी अब शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा तो आपको समझ लेना है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर की बात की जा रही है। इसके संबंध में एक गाइडलाइंस आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरबीआई ने यह जो न्यू गाइडलाइंस लाया है पीएससीबी का, तो इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह सीमा पार भुगतान लेन देन की सुविधा देने वाली संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से विनियमित करेगा। दो तीन बातें हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले ये गाइडलाइंस किसके द्वारा लाया गया है? आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ने कहा सीमा पार भुगतान, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर जो पेयर होगा और जो रिसीवर होगा पेमेंट का, तो ये दोनों अलग अलग कंट्री होंगे। क्रॉस बॉर्डर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो भुगतान होगा उसका जो लेन देन करने वाली जो भी संस्थाएं होंगी, ठीक है, उन संस्थाओं का प्रत्यक्ष रूप से जो विनिमय होगा अब वह इसके द्वारा किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा। यानी कि आरबीआई जो है अब डायरेक्ट इसे रेगुलेट करने वाली है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स होता क्या है। देखिए, पेमेंट एग्रीगेटर्स जो होता है एक तरह की कंपनी है जो कि ग्राहक, यहां पर आप समझिए, जो ग्राहक है और जो व्यापारी है इसके बीच यह क्या करता है? मध्यस्थता के रूप में काम करता है। ठीक है, और मध्यस्थता के रूप में काम करके यह ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, यानी कि जो ग्राहक है, यदि ग्राहक व्यापारी को पेमेंट कर रहा है तो यह जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होगा यह मध्यस्थता करेगा दोनों के बीच में, ग्राहक के बीच में और व्यापारी के बीच में, दोनों के बीच में मध्यस्थता करेगा और जो पेमेंट होगा लेन देन, तो ऑनलाइन भुगतान की यह सुविधा प्रदान करता है। चलिए अब आगे इसे समझते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर यानी कि पीएसीबी, अभी जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको लेकर के नया गाइडलाइंस आया है, उसको विस्तार से समझ लेते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा पार ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। आयात और निर्यात किस चीज का होगा? वस्तु का होगा या फिर सेवाओं का होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का आयात या निर्यात होगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, तो और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसा होना चाहिए? क्रॉस बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है, एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में जाता है। ठीक है, वहां पर यदि ऑनलाइन भुगतान होता है तो इसकी सुविधा इसके द्वारा प्रदान की जाती है। यहां पर पीएसीबी की कुछ श्रेणियां भी होती है, उन श्रेणियों को देखते हैं। देखिए, तीन तरह की श्रेणियां होगी। एक जो श्रेणी होगा पीएसीबी का, उसमें होता है कि केवल निर्यात होगा। ठीक है, यानी कि केवल जो है बाहर भेजा जाएगा वस्तुओं को या सेवाओं को। दूसरा केवल आयात होगा। ठीक है, यानी कि बाहर से मंगाया जाएगा अपने यहाँ, जिस भी कंट्री में वो हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा क्या होगा? तीसरा में दोनों चीजों होगा, एक्सपोर्ट भी होगा और इंपोर्ट भी होगा। तो ये तीन तरह का पीएसीबी की श्रेणियां होती है। अब तीनों को समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे लिए देखना होगा, जैसा मैं बार बार चर्चा में कहा हूं, पीएसीबी की बात की गई है और इसको लेकर के क्या कहा गया है? न्यू पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर गाइडलाइंस। तो यह गाइडलाइंस आरबीआई ने क्या दिया है इस गाइडलाइंस के तहत, यह हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए, एग्रीगेटर डीलर श्रेणी 1 बैंक, देखिए डिफरेंट तरह के बैंक हैं, गैर बैंक हैं, या जो इसकी श्रेणी में आना चाहते हैं उनके लिए आरबीआई ने क्या किया है? अलग अलग जो है प्रावधान तय किए हैं इस गाइडलाइंस के अनुसार। उन सभी को हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो पहला हमारा होगा एग्रीगेट डीलर श्रेणी 1 का जो बैंक है, उसके लिए इस गाइडलाइंस में क्या कहा गया है? उसके लिए कहा गया है कि इन्हें पीएसीबी गतिविधि के लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वे सारे जो हैं
बैंक जो एग्रीगेट डीलर श्रेणी 1 के बैंक हैं, उन्हें यदि पीएसीबी का गतिविधि चलाना है, इस तरह का काम करना है, तो अलग से अनुमोदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, आरबीआई ने इस गाइडलाइंस के द्वारा कहा है। पीएसीबी सेवाएं प्रदान करने वाले मौजूदा गैर बैंक क्या है? दो बात यहाँ पर ध्यान देना है। एक गैर बैंक की चर्चा की गई है, दूसरा कहा गया है मौजूदा, यानी कि ये नया नहीं है। ठीक है, चूंकि हम नए की भी चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए आरबीआई ने अलग से गाइडलाइंस दिया है। तो मौजूदा गैर बैंक है, तो इनके लिए कहा गया है कि आपको 30 अप्रैल 2024 यानी कि आने वाला जो वर्ष है 30 अप्रैल 2024 की बात की गई है, इतने तक आपको आरबीआई के पास आवेदन करना होगा इसके लिए। ठीक है, आपको अप्लाई करना होगा। दूसरा, आवेदन करते समय जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन आरबीआई ने लगा दी है, उसे समझ लेते हैं। आरबीआई ने कहा है कि यदि आप इतने तारीख तक आवेदन करते हैं तो आपकी जो है न्यूनतम निवल संपत्ति जो है 15 करोड़ और 31 मार्च 2026 तक 25 करोड़ हो। इसका यह अनुमानित दिया है कि इस आप अनुमान देख लीजिए कि 31 मार्च 2026 तक यह जो है 25 करोड़ तक पहुंच जाता है, तभी आप इस चीज के लिए आवेदन कीजिए। यहां पर मैंने एक चीज कहा था कि मौजूदा गैर बैंक की बात किया था, लेकिन वैसे गैर बैंक जो नए हैं, ठीक है, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। नए गैर बैंक पीएसीबी, इसके लिए भी इस गाइडलाइंस में आरबीआई ने कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाया है। क्या है? आवेदन के समय तो एक बात तो क्लियर हो गया कि इनको आवेदन तो करना ही पड़ेगा, नए बैंक के रूप में ये आएंगे इस चीज को लेकर के, तो इन्हें आवेदन करना होगा। आवेदन के समय इनकी जो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति है वह 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जिसमें देखिए यहां पर क्या कहा था कि 30 अप्रैल 2024 तक अगर आवेदन करते हैं तो आपकी न्यूनतम निवल संपत्ति जो है 15 करोड़ हो, और यहां पर अनुमानतः कहा था कि 31 मार्च 2026 तक आप कंफर्म हो ले कि यह 25 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेना चाहिए या छू लेना चाहिए। वहीं पर नए गैर बैंक पीएसीबी के लिए कहा गया कि आवेदन तो आपको करना ही होगा इसके लिए, और आवेदन करते समय इनकी न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो है वह 15 करोड़ रुपए कम से कम होनी ही चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब एक चीज आता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, पेमेंट गेटवे जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो बैंक खाते को उस प्लेटफॉर्म से जोड़ता है जहां आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, पेमेंट गेटवे जब भी आएगा तो जाहिर सी बात है एक यह सॉफ्टवेयर होगा और यह बैंक खाता को वहां उस प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म पर आप मनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। एक बात तो हो गई। अब इसके जरिए जो यह जो है नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या फिर आप में से बहुत सारे लोग यूपीआई का यूज करते होंगे, या फिर अन्य जो ऑनलाइन वॉलेट होता है, जैसे कि आप पेटीएम का आप यूज करते होंगे, फोन पे यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, तो ये अन्य ऑनलाइन वॉलेट होते हैं। तो इस तरह का विभिन्न भुगतान मोड के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन करने के लिए अधिकृत यह करता है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी, पेमेंट गेटवे एक तीसरे पक्ष की भूमिका निभाता है, यानी कि थर्ड पार्टी के रूप में इसे आप जानते हैं। तो यह तीसरे पक्ष की भूमिका निभाता है जो आपके पैसे को बैंक खाते से व्यापारी के भुगतान पोर्टल पर सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर देता है। यानी कि जो भी चीज आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपके पैसे को यह क्या करता है, जो भी ग्राहक है उसके पैसे को व्यापारी का जो भुगतान पोर्टल होता है, ठीक है, वहां पर यह सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीदते हैं, उदाहरण के तौर पे देखिए, तो आपने पेमेंट किया तो फ्लिपकार्ट के पास जो उसका जो भुगतान पोर्टल होगा फ्लिपकार्ट का, वहां पर यह जो है पैसा आपका ट्रांसफर कर देता है और आपको वस्तु मिल जाता है। ठीक है, इसमें कई बार होता है कि आप पहले पेमेंट कर देते हैं, कई बार वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी पेमेंट करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि ये न्यू पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर गाइडलाइन जो आरबीआई ने लाया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि ये इजी एंड अफोर्डेबल पेमेंट करेगा, आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें बात की गई है क्रॉस बॉर्डर की बात की गई है ना, पीएसीबी की बात की गई है। इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि व्यापार सुगमता इससे बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करते हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि रेगुलेशन बेहतर हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन और आरबीआई की नजर इस पर जब रहेगी तो इसका प्रबंधन भी बेहतर हो पाएगा।
और व्यापार में वृद्धि देखी जा सकती है। दो देशों के बीच जो है इन सब चीज़ों को लेकर के यदि सुगमता हो जाती है तो निश्चित तौर पर आयात निर्यात पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बात की गई, यानी कि पारदर्शिता बढ़ने की बात की गई है। देखिए, समय के साथ क्या हो रहा है, डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग चीज़ों को जानबूझ करके छुपाते हैं, बहुत सारी कंपनियां। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ट्रांसपेरेंसी करना बेहद ज़रूरी हो गया है और आरबीआई ने इसके माध्यम से यही करने की कोशिश की है। दूसरी बात, फ्रॉडिंग का केस ज़्यादा बढ़ रहा है, धोखाधड़ी का मामला बढ़ रहा है। तो इस तरह की कोशिश की गई है कि आरबीआई की पैनी नज़र यदि इस पर रहती है तो निश्चित तौर पर धोखाधड़ी का जो मामला है उसमें घटोत्तरी देखी जा सकती है, वह जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा सकता है। ठीक है, यह टॉपिक था। इस पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पूछा गया है सही है। पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर है, हमने चर्चा की है, आपको पता करना है। ये जो भी प्रश्न यहाँ पर है, स्टेटमेंट है, यह इस लेक्चर में हमने इस पर चर्चा किया है। पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन लेन देन करने की अनुमति देता है। पहली बात यह हो गई। पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा पार ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। मैंने पहले भी कहा है, जब प्रश्न में यह केवल जैसे शब्द आ जाए तब जाकर के आप थोड़ा सा ध्यान से उसको देखिए। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है, आपको देखना है इसमें से कौन सही है। जो भी सही होगा उसके आधार पर देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इस 4 विकल्प में कोई एक विकल्प सही होगा, जिसका सही जवाब चुन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जैसा कि आप में से अधिकांशतः लोग करते आए भी हैं। यदि किसी दूसरे टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो उसका भी नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके संस्कृति आईएएस परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर बात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।